गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पूर्ण कर लिया था। अब हम लोग आगे देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4। वैसे तो बोर्ड में जो है बताया गया है कि कुछ मुद्दे नहीं आएंगे और कुछ मुद्दे आएंगे, लेकिन चैप्टर 4 में ज़्यादातर मुद्दे जो है वो हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 या 2 पेज ही जो है वो माइनस हुए हैं, बाकी पूरा चौथा चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर का नाम क्या है? तो उसका नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। उसका मतलब कि रसायनों के अंदर आबंध कैसे होते हैं और उनकी आंतरिक संरचना, कोई भी जो अणु होता है उसकी संरचना कैसे होती है, वो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो, सबसे पहली बात कि परमाणु या अणु हमको दिखते नहीं हैं, तो फिर उसके अंदर आबंधन को और संरचना को समझना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन इतिहास से हम लोग अगर आएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि सही में आबंधन और उसकी संरचना कैसी है। पहले के समय में जो है वो सारी सब चीज़ें जो है वो कठिन थी, क्योंकि नई नई चीज़ें थी और नई नई चीज़ें सीखना जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब तो हम लोगों को जो है वो सिखाया हुआ जो है प्राप्त ज्ञान हम लोगों को सिर्फ जो है लेना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि एक या विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर हमेशा द्रव्य बनता है। वैसे तो सामान्य स्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा अन्य तत्व एक स्वतंत्र परमाणु के रूप में विद्यमान नहीं होते। मतलब कि परमाणु आप लोगों को कभी भी अकेला देखने को नहीं मिलता, वो अन्य तत्व के परमाणु के साथ जुड़ा हुआ ही और मिश्रित रूप में देखने को मिलता है। हाँ, उत्कृष्ट गैसें, निष्क्रिय गैसें, उदासीन गैसें, ठीक है ना, ये सारी गैसें जो होती हैं वो आप लोगों को अकेली प्राप्त हो सकती हैं, स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो सकती हैं। वो अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ी हुई होती नहीं है। परमाणुओं के समूह विशिष्ट गुणों वाली स्पीशीज के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूह को अणु कहते हैं। अब परमाणु एक दूसरे के साथ समूह बनाकर जुड़कर रहते हैं, तो कुछ ऐसे बल होते हैं जो अणुओं के जो घटक परमाणु हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़कर रखते हैं। ऐसे बलों के बारे में हम लोगों को अभ्यास करना है। विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में उनके अनेक घटकों को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। तो ये जो आकर्षण है जिसमें परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम लोग रासायनिक आबंध कहते हैं, जो कि रासायनिक यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की भिन्न भिन्न विधियों से संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं अथवा कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जैसे कि परमाणु संयुक्त क्यों होते हैं, परमाणु अकेले प्राप्त क्यों नहीं हो सकते, परमाणु स्वतंत्र प्राप्त क्यों नहीं हो सकते, केवल कुछ संयोजन ही संभव है। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर पानी बनाता है, क्यों कुछ परमाणु संयुक्त होते हैं जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं होता। अणुओं की निश्चित आकृतियाँ क्यों होती हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इतिहास में समय समय पर विभिन्न सिद्धांत सामने आए थे, जो थे कॉसेल लुईस संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा आणविक कक्षक सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो हमको ये सारे प्रश्नों के जवाब हमको मिल जाएंगे और ये हमारा पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अर्थात पूरे इस चैप्टर में हम लोगों को इन सिद्धांतों के बारे में अभ्यास करना है। संयोजकता के विभिन्न सिद्धांतों का विकास तथा रासायनिक आबंधों की प्रकृति की व्याख्या का सीधा संबंध वास्तव में परमाणु संरचना, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
तथा आवर्त सारणी को समझने से रहा है। प्रत्येक निकाय अधिक स्थायी होने का प्रयास करता है। यह आबंधन स्थायित्व पाने के लिए ऊर्जा को कम करने का प्राकृतिक तरीका है। पहला हम लोग देख रहे हैं रासायनिक आबंधन की कॉसेल-लुईस अवधारणा। देखो, रासायनिक आबंधन को सीखना हो तो सबसे पहला कॉसेल-लुईस हमको पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने जो है अलग अलग जानकारियाँ दी थी, लेकिन उन जानकारियों का सही तर्क जो था वो कॉसेल-लुईस ने दिया था। उन्होंने क्या किया कि ल्यूइस ने परमाणुओं को एक धन आवेशित अष्टी तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया। तो ल्यूइस ने परमाणुओं को दो हिस्सों में बांटा। पहला धन आवेशित अष्टी, धन आवेशित अष्टी, और उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आंतरिक इलेक्ट्रॉन एवं नाभि, ठीक है, नाभिक। और दूसरा उन्होंने कहा कि परमाणु में दूसरी चीज़ होती है बाह्य कक्षक। तो उन्होंने कहा, ल्यूइस ने कहा कि परमाणु दो चीज़ों से बना हुआ है कि एक धन आवेशित अष्टी जिसमें आंतरिक इलेक्ट्रॉन और नाभिक होता है, और दूसरा बाह्य कक्षक। बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समावित हो सकते हैं। अब देखो, रासायनिक आबंध में मुख्य चीज़ है ये वाली बाह्य कक्षक। तो बाह्य कक्षकों में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन समावेश हो सकते हैं। उसने यह भी माना कि 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। घन बोले तो ठोस, जैसे कि ये ठोस है, ठीक है। तो इसके कितने कोने हैं? 8 कोने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बाह्य कोश में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि महत्तम 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो प्रत्येक परमाणु के ठोस के 8 कोनों पर देखने को मिलते हैं, जो केंद्रीय अष्टी को चारों तरफ से घेरता है। मतलब कि जो ये धन आवेशित अष्टी है उसकी चारों तरफ ये बाह्य कक्षक होता है। इस प्रकार सोडियम के बाह्य कक्ष में उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन घन के एक कोने पर उपस्थित रहता है। जब हम लोग सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, देखो वापस से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया, तो चैप्टर 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको आना ही चाहिए कि भाई नियॉन और 3s1। तो ये है अंदर की कक्षा कि जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ये है बाह्यतम कक्षा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कहा कि सोडियम में एकल इलेक्ट्रॉन होता है जो घन के कोई भी एक कोने पर स्थित होगा, मानो कि यहाँ होगा। जबकि उत्कृष्ट गैसों में घन के 8 कोनों पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जब हम लोग उत्कृष्ट गैस जैसे मानो कि नियॉन कि भाई बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अगर नियॉन की इलेक्ट्रॉन रचना बात करो तो हीलियम 2s2 2p6। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, ठीक है ना। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 कोनों पर होते हैं। ऐसा किसने कहा? ल्यूइस कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का यह अष्टक एक विशेष स्थायी विन्यास से निरूपित करता है कि अगर कोई परमाणु के पास 8 कोनों पर 8 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका स्थायित्व वहाँ पर देखने को मिलता है। ल्यूइस ने यह अभिग्रहित दिया कि परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। ल्यूइस ने एक और बात कही कि परमाणु अन्य परमाणु के साथ
आबंध बनाकर जुड़ते हैं और वो आबंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जुड़ते हैं। तो रासायनिक आबंध से वो जो है संयुक्त होते हैं और स्थायी अष्टक प्राप्त करते हैं। तो जब यहाँ पर ये परमाणु सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है तो उसने अपना एक रासायनिक आबंध बनाया है, और रासायनिक आबंध बनाने के बाद प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक जो है वो प्राप्त करता है। अब ये अष्टक तीन चीज़ों से प्राप्त कर सकता है। जैसे कि अगर सोडियम की बात करें तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता किसे कहा जाता है कि या तो वो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहा लिया जाए या तो 8 में से उसे घटा कर लिया जाए, और जो सबसे छोटा होगा वो मान्य कहा जाएगा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो खो देगा और नियोन जैसी स्थायी अष्टक रचना प्राप्त करेगा। क्लोरीन बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से घटाओ तो 1 लिया जाएगा, तो वो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन वो दान नहीं करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्राप्त। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके वो बन जाएगा ऋणावेश, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके अष्टक रचना प्राप्त करेगा, और सोडियम जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद अपनी अष्टक रचना जो है वो प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम धनायन बनता है और क्लोरीन जो है वो ऋणायन बनता है। तो वो अष्टक रचना कैसे प्राप्त करता है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को खो देगा, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा, और तीसरा आबंध परस्पर इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, साझेदारी करेगा और अष्टक रचना प्राप्त करेगा। जैसे कि एक क्लोरीन अष्टक रचना करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दूसरा क्लोरीन अष्टक रचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अष्टक रचना कैसे प्राप्त करेगा, तो वो ये वाला क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब कि वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सहभाजन। ठीक है, तो प्रत्येक अणुओं के अंदर जो रासायनिक आबंधन होता है वो अष्टक रचना प्राप्त करने के अनुसार होता है, और वो अष्टक रचना 3 तरीकों से प्राप्त कर सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। उसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए ल्यूइस ने प्रतीक बनाया है। तो उसको समझाने के लिए ल्यूइस ने प्रतीक इस तरह से बनाया है कि कोई भी परमाणु के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि कोई भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्य कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं। ल्यूइस ने ऐसा कहा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं, वो बाह्यतम कक्षा में होते हैं और वो आबंध बनाने में भाग लेते हैं। वो ही जो है आबंध बनाने के लिए जो है हिस्सा लेते हैं, क्योंकि आंतरिक कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन वो सुरक्षित होते हैं, इसीलिए वो कोई भी रासायनिक आबंध के संयोजन में हिस्सा लेते नहीं हैं। अब ल्यूइस ने उसको समझाने के लिए इन संयोजकता इलेक्ट्रॉन को एक बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया, जिन्हें हम लोग ल्यूइस
प्रतीक के नाम पर जानेंगे। तो प्रत्येक तत्व के लिए हम लोग उसकी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा दर्शाएंगे, जैसा लुईस ने बताया। लिथियम ली तीसरे नंबर का तत्व है। बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन के पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। कार्बन में 4 होते हैं। नाइट्रोजन में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ऑक्सीजन में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। फ्लोरीन में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। और नियॉन जो हमारा उत्कृष्ट गैस है उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी अष्टक रचना पूर्ण है, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा, ना तो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ वो अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। इसलिए ये जो होते हैं ना, ये निष्क्रिय होते हैं, इसलिए ऐसे गैसों को निष्क्रिय कहा गया है। लुईस प्रतीक का महत्व ये है कि प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणुओं की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। तो लुईस ने ये जो बिंदु बनाए थे वो सही में प्रत्येक परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बाह्यतम कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है। ये संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन की सहायता से देती है। तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक के उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है, या तो 8 में से बिंदु अथवा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाकर इसे परिकलित किया जा सकता है। तो भाई किसी भी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? तो या तो वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, अथवा उसे 8 में से घटाकर तय की जाती है। इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि भाई अगर मानो कि मैग्नीशियम है 13वां तत्व, मतलब कि बाह्यतम कक्षा में उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। तो हम लोग या तो 3 लिखेंगे या तो 8 में से उसे घटाएंगे। 8 में से घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो 8 में से घटाएंगे तो हमको 5 मिलेंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, 3 या 5। 3 उसके पास है और उसके पास होगा तो वो 3 क्या करेगा? दान करेगा। 5 उसके पास नहीं है। अष्टक रचना प्राप्त करने के लिए उसे 5 इलेक्ट्रॉन को जो है वो प्राप्त करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कि 3 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना सरल रहेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना सरल रहेगा? तो स्वाभाविक है कि अभी 3 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना सरल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये है 5, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अब 8 में से घटाने पर तय किया गया कि ये 5 वाला जो है वो हम लोग नहीं लेंगे, बाह्यतम कक्षा वाला जो है वो वही लिया जाएगा। बोलो समझ में आया? तो अब रासायनिक आबंध के संबंध में लुईस ने इतनी सारी जानकारी दी, तो कॉसेल ने क्या जानकारी दी? देखो, कॉसेल और लुईस दोनों साथ में नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लुईस ने यह जानकारी दी, अब कॉसेल जो है वो जानकारी दे रहा है। तो अब कॉसेल अभिगम क्या कहता है? कॉसेल क्या कहते हैं? कॉसेल के अभिगम कि रासायनिक आबंध के विषय में कॉसेल ने क्या जो है थियरी दी। पहला, आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले हैलोजन तथा उच्च विद्युत धनात्मकता वाले क्षार धातु एक दूसरे के उत्कृष्ट गैसों द्वारा पृथक रखे गए हैं। देखो, हैलोजन समूह नंबर 17 हैलोजन है, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की वृत्ति रखते हैं, इसीलिए उसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व कहा जाता है। अधिक विद्युत
ऋणात्मकता वाले होते हैं। ठीक है। समूह नंबर 1 क्षार धातु। समूह नंबर 1 को क्या कहते हैं? क्षार धातु। और ये होते हैं अधिक विद्युत धनात्मकता वाले। ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की वृत्ति रखते हैं और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की वृत्ति सबसे ज़्यादा रखते हैं, और इनको उत्कृष्ट गैसों से अलग रखा गया है। हैलोजन परमाणुओं से ऋण आयन तथा क्षार से धन आयन का निर्माण संबंधित परमाणु द्वारा क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के फलस्वरूप होता है। समूह नंबर 17 वाले अष्टक को कैसे प्राप्त करेंगे कि भाई वो एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेंगे, और समूह नंबर 1 वाले अष्टक रचना कैसे प्राप्त करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। इस तरह से हैलोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋण हो जाता है और अष्टक रचना प्राप्त करके स्थायी हो जाता है। और समूह नंबर 1 के तत्व जो है वो बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और इस तरह से वो अष्टक रचना प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार निर्मित ऋणायन तथा धन आयन उत्कृष्ट गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो निर्मित ऋणायन और धन आयन उत्कृष्ट गैस के बराबर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। देखो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कि अगर वो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे अष्टक कहते हैं। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन को अष्टक करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या तो वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। जितना सरल होगा उसके अनुसार वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या मुक्त करना जो है वो कहा जाएगा। ठीक है। अब उसमें जो निष्क्रिय गैस है उसकी बाह्यतम कक्षा में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 है। समूह नंबर या वर्ग नंबर 18। अब आप लोग देख सकते हो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। लेकिन इसमें हीलियम जो है एक अपवाद है जिसकी इलेक्ट्रॉन रचना 1s2 है और बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लोग डिप्लेट कहते हैं। तो ये एक अपवाद है। तो हीलियम के लिए 1s2 इलेक्ट्रॉन रचना वो स्थायी है। ठीक है ना। भले ही उसके पास बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 8 न हो, तो ये एक अपवाद रूप है। ये कौन कह रहे हैं? कौशल कह रहे हैं। ऋणायन तथा धन आयन स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा स्थायित्व ग्रहण करते हैं। अर्थात धन आयन जब ऋण आयन के साथ जुड़ता है तब वहाँ पर एक अणु तैयार होता है, एक यौगिक तैयार होता है, वो विद्युत आकर्षण के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को सोडियम क्लोराइड बनाना हो तो सोडियम क्लोराइड जो है वो इस तरह से बनता है कि सोडियम धन होता है और क्लोरीन ऋण होता है। इन दोनों के बीच में आकर्षण होता है और आकर्षण से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। लेकिन सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस कैसे होगा? तो सबसे पहले कि भाई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहती है कि भाई नियॉन 3s1, अर्थात उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक रचना प्राप्त करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागना पड़ेगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से उसको घटाएंगे तो 7 बचेंगे कि नहीं। तो 2 ऑप्शन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करो या तो 7 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करो। तो 7 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना जो है वो मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करो और 7 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करो, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना मुश्किल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना सरल होगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा वो सोडियम जो है वो धन आवेश वाला हो जाएगा, जिससे अब 3s1 का इलेक्ट्रॉन चला गया है तो उसकी इलेक्ट्रॉन रचना नियॉन के समान हो चुकी है, जो स्थायी है, जो अष्टक रचना वाली है।
क्लोरीन के लिए ऐसा ही होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन रचना है नियॉन, 17 नंबर का है, इसलिए 3s2 3p होगा। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 8 में से घटाओ तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन को वो त्यागेगा। अथवा दूसरा ऑप्शन ये है कि 8 में से घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। तो सरल क्या होगा? तो सरल ये होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर ले, जिससे वो ऋण आवेश बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रॉन रचना नियॉन 3s2, 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद 3p6, अथवा जिसे हम लोग कहते हैं आर्गॉन। तो निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन जैसी जो है वो स्थायी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त कर लेती है। बाह्यतम कक्षा में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ठीक है ना। नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉन रचना क्या होगी? हीलियम 2s2 2p6। यहाँ पर भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 8। इस तरह से सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन का निर्माण होता है। अब ऐसे सोडियम धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो NaCl बनता है, और ये Na और ये Cl किस तरह से आकर्षण से जुड़े हुए हैं? उन्हें कहा गया स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को दूसरा उदाहरण देना हो, यह प्रथम उदाहरण था, दूसरा उदाहरण देना हो कि CaF2, तो Ca2 प्लस और F-1 कैसे, ये मैं बता रहा हूँ कि भाई कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कहो मुझे। साइंटिफिक TV क्रोमा फैकोनिकोजी नहीं, नाम मगन आलसी PS क्लार्क का 20 नंबर का है, ये 20 नंबर का है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन रचना आर्गॉन 18, 4s2 20। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 उसके पास है। 8 में से घटाएंगे तो कितने मिलेंगे? 6। 2 या तो उसके पास है वो त्याग देगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं है वो प्राप्त करेगा। कौन सा सरल रहेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना सरल रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके वो +2 बनाएगा और इलेक्ट्रॉन रचना हो जाएगी आर्गन, जिसे हम लोग कहते हैं नियॉन 3s2 3p6। अब बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है? तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, और उसने अष्टक रचना प्राप्त कर ली है, और ये Ca2+ स्थायी हो चुका है। अब बात करते हैं फ्लोरीन तत्व नंबर 17 के लिए इलेक्ट्रॉन रचना क्या होगी कि भाई नियॉन 3s2 3p5। बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, तो या तो वो अपने पास रहे हुए 7 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, या तो 8 में से घटाने के बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो प्राप्त करेगा। कौन सा सरल रहेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना सरल रहेगा और ऋण आवेश बन जाएगा। इस तरह से कैल्शियम 2+ और फ्लोरीन माइनस मिलेगा, इसका क्रॉस यहाँ जाएगा, जिससे हम लोगों को मिलेगा Ca1 और फ्लोरीन 2। ओके, तो CaF2। धन आयन और ऋण आयन कैसे जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं? तो स्थिर विद्युत आकर्षण से जुड़े हुए होते हैं। तो धन आयन तथा ऋण विद्युत आयन आकर्षण के फलस्वरूप ये जो आबंध तैयार होता है, जुड़े हुए रहते हैं वो स्थिर विद्युत आकर्षण, लेकिन इनके बीच में जो आबंध तैयार हुआ है उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक आबंध। बोलो समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है रखते हैं, और आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको समझाऊंगा।